आज का टॉपिक था उच्च न्यायालय। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाई कोर्ट। तो हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, विधायिका के बारे में पढ़ लिया, आज न्यायपालिका। और हम ये संरचना किसकी पढ़ रहे हैं? राज्य की संरचना, ठीक है, कि केंद्र की संरचना, केंद्र में सरकार की जो अभिन्न अंग बोले हम, संरचना बोले, तो उसमें हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब राज्य की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को हर बार बताता हूँ कि सरकार जो होती है, सरकार के कई अंग होते हैं, उसमें कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है, ठीक है। अब ये किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग? राज्य की न्यायपालिका। तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि न्यायपालिका का काम क्या होता है? विधायिका के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है तो उस कानून की समीक्षा करना। और समीक्षा करने का मतलब कि उसमें ये देखना कि ये जो कानून बनाया गया है ये इसमें संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखा गया है, नहीं रखा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी संवैधानिक कुछ प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा हो, या ऐसा तो नहीं कि कुछ मौलिक अधिकारों का इसमें हनन हो रहा हो, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, ठीक है। तो ये जांचने का काम, ये देखने का काम होता है किसका? न्यायालय का, ठीक है। तो यहाँ हम राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य में कौन देखेगा? उच्च न्यायालय, ठीक है। यानी कि उच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है, ठीक है, कोई भी कानून की। तो उच्च न्यायालय समीक्षा करेगा और उसे लगेगा कि इसमें संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो उसे रद्द कर देगा, निश्चित कर देगा, ठीक है। या लगा केवल किसी प्रावधानों में है तो फिर उस प्रावधान को हटा देगा, ठीक है, ओके। ये काम होता है न्यायपालिका का। भारत में अगर देखें तो न्यायपालिका की संरचना कैसी है? न्यायपालिका की संरचना कैसी है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल है ना। यहां हम बोले एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, जो कि कहाँ होते हैं? राज्यों में। उसके बाद जिला न्यायालय, या हम अधीनस्थ न्यायालय बोल सकते हैं ना, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, या जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या इसी में होता है सत्र न्यायालय। आप देखो किसी भी जिले में आप देखते हैं तो वहाँ लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय ना, जिला न्यायालय सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है। उसके बाद भी कुछ और भी अन्य न्यायालय होते हैं, छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, जैसे कि फैमिली कोर्ट है ना, विलेज कोर्ट, ठीक है, ये होते हैं। ये हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय हमने पढ़ लिया है। आज बात करेंगे राज्य के उच्च न्यायालयों के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए भारतीय संविधान में किस भाग में प्रावधान किया हुआ है? भाग 6 में। अभी भाग 6 चल रहा है ना हमारा, भाग 6। भाग 6 में अनुच्छेद कहां से कहां तक उच्च न्यायालय के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 231 तक, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 6 में जो है राज्य की उच्च न्यायालय या हम कहें उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक प्रावधान किया गया है, ठीक है, उच्च न्यायालयों के संबंध में, ओके, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अब उच्च न्यायालय के लिए। तो उच्च न्यायालय पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लें। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि एग्जाम पूछा जाएगा तो यहां से नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो वो
भारत में अगर हम बात करें तो भारत में उच्च न्यायालय जब बने थे तो उस समय ब्रिटिश काल में ही बन गए थे। आपने देखा होगा ब्रिटिश काल में जब हम लोग संविधान जब हम पढ़ते हैं तो संविधान का हम लोग देखते हैं, एक तो संविधान की पृष्ठभूमि हम पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, तो आप देखते होंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय भारत में न्यायपालिका की स्थापना हो गई थी, आपने देखा होगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बना था कौन सा? कलकत्ता में एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोर्ट बना था। कलकत्ता में बना था उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, 1774 में ही बन गया था वहां सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, वो बना था सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, वो बना जब सुप्रीम कोर्ट था, कलकत्ता में बना था, ठीक है, ब्रिटिश काल में। बाद में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो वहां बना था, लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है ना। तो बाद में उस कोर्ट को बदल के दिल्ली में बना दिया था। क्यों बना दिया था? क्योंकि पहले राजधानी कलकत्ता ही थी, फिर उसको बदलकर कहाँ लाया गया? नई दिल्ली लाया गया ना 1911 में, ठीक है। तो नई दिल्ली बनाया गया। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली में राजधानी है तो सारी चीजें वहीं बनेगी, इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट बाद में वहीं बना। और वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वही सुप्रीम कोर्ट है जो ब्रिटिश काल में बना था, ठीक है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर उच्च न्यायालयों की, तो उच्च न्यायालयों की देखें तो उस समय जब एक्ट आए थे ब्रिटिश कालीन, तो उन एक्ट में कहीं बनाए गए थे क्या कुछ उच्च न्यायालय? कब? आप लोग अभी बोल रहे थे कि 3 जगह उच्च न्यायालय बने थे 1862 में। बिल्कुल, हम देखें तो उस समय आप देखोगे कि पहले क्या हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, प्रांत थे उस समय, रियासतें हुआ करती थी। ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कालीन आप देखोगे कि अंग्रेज जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो उन लोगों ने कई प्रांत बनाए हुए थे और उन प्रांतों में रियासतें भी आती थी, क्योंकि रियासतें छोटी होती है, प्रांत बड़े होते हैं, प्रोविजन, ठीक है। अब वो प्रांतों में वो शासन, प्रांतों से वो शासन करते थे। तो उस समय आप देखोगे पहले काफी बड़े बड़े प्रांत थे, जैसे बंगाल प्रांत, ठीक है, मद्रास प्रांत, ओके, बंबई प्रांत, उत्तर भारत वाला प्रांत, ये कुछ बड़े बड़े प्रांत थे, ठीक है। और भी प्रांत ऐसा नहीं है, और कई सारी रियासतें थी। तो शुरुआत अगर हम देखें कि अंग्रेजों ने हमारी राजनीतिक या प्रशासनिक मामलों में जब हस्तक्षेप करना शुरू किया तो कहां से शुरुआत हुई थी? नहीं, मतलब 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद तो हुई थी, लेकिन कहां से हुई थी, किस क्षेत्र से हुई थी? बंगाल से हुई थी ना भाई। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल में ही तो फिर उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया था। उस समय बंगाल के नवाब थे उस समय, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो नवाबों से उनकी लड़ाई हुई थी, आप हम पढ़ते भी हैं कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाली, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर भी तो है ना, बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है। फिर 65 में इलाहाबाद की संधि हुई और उस संधि के तहत ही फिर उन्होंने एंटरफेयर करना शुरू कर दिया भारत के प्रशासनिक मामलों में, इनमें, ठीक है। कुछ मामले उन्होंने ले लिए अपने हाथों में। अब शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल प्रांत से, ठीक है, बंगाल प्रांत से उन्होंने शुरुआत कर दी, ओके। तभी तो फिर बंगाल प्रांत से शुरुआत करी, इसीलिए तो कोलकाता को इन्होंने राजधानी बनाया ना, क्योंकि बंगाल पे सबसे पहले इनका अधिकार जमा था, बाकी क्षेत्र में नहीं था। बाकी क्षेत्र में था, लेकिन आपने देखा होगा इन्होंने व्यापार करने के लिए कोठी स्थापित करी थी, तो वो व्यापार का उद्देश्य से था। लेकिन अब इन्होंने तो यहाँ तो प्रशासनिक मामलों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, राजनीतिक प्रशासनिक। तो फिर वहाँ बंगाल से शुरू हुआ, बंगाल में इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई शासन करने के लिए, तो वहाँ ही उच्चतम न्यायालय बनाया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये लोग अपना विस्तार करना शुरू कर दिया, यानी कि और आगे भी प्रांतों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो आप लोग जो बता रहे थे कि 1862 में जो बड़े बड़े प्रांत थे, उसमें मैंने अभी आपको बताया था कलकत्ता प्रांत, मद्रास प्रांत। मद्रास प्रांत तो सबको पता है ना, कलकत्ता प्रांत तो बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, मद्रास प्रांत कौन सा क्षेत्र हो गया?
तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि मद्रास जो शहर है वर्तमान में क्या कहलाता है, अरे चेन्नई, ठीक है, चेन्नई है ना, चेन्नई का प्राचीन नाम है, अब चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास, ठीक है, तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया। और अगर इधर देखें हम बंबई प्रांत, तो बंबई वाला क्षेत्र तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, मुंबई वाला क्षेत्र, ठीक है, मुंबई का पुराना नाम तो बंबई, तो बंबई बोला करते थे। तो कोलकाता, बंबई और मद्रास, इन तीनों जगह पर उन्होंने 1862 में हाई कोर्ट बनाए, उच्च न्यायालय बनाए, ठीक है। उसके बाद और भी जगह बने फिर, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस समय जो प्रांतों में हाई कोर्ट थे, उन प्रांतों के हाई कोर्ट को ही राज्य का हाई कोर्ट बना दिया गया। आया समझ में? यानी जो प्रांतों में हाई कोर्ट थे, उन हाई कोर्टों को, उच्च न्यायालयों को ही फिर राज्य का उच्च न्यायालय बना दिया। जैसे मैंने कहा था ना कि आपको अभी जो हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वो ब्रिटिश कालीन ही है, ठीक है। जैसे संविधान लागू हुआ फिर वो हमारा सुप्रीम कोर्ट बन गया, ठीक है। इसी तरह प्रांतों में जो ब्रिटिश कालीन उस समय हाई कोर्ट थे, उनको फिर जो है हाँ उसी राज्य का हाई कोर्ट बना दिया, उसी राज्यों का उच्च न्यायालय बना दिया। क्योंकि जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, फिर आज़ाद होने के बाद एकीकरण का दौर शुरू हो गया था, और संविधान लागू होने के बाद फिर राज्य बनाने शुरू हो गए थे। राज्य हमने बनाए, राज्यों का निर्माण किया, तो कई सारे प्रांतों से मिलाकर हमने राज्य बनाए। क्योंकि जो अभी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश भी तो इसे बना था, पहले प्रांतों में बटा हुआ था। पढ़ते हैं ना हम लोग, पार्ट ए, पार्ट बी, है ना, भोपाल स्टेट, पार्ट सी, फिर इन क्षेत्रों को मिलाकर हमने एक राज्य बनाया, ठीक है। तो ये प्रांतों से मिलकर राज्य बने, तो फिर वो जिन प्रांतों में जो हाईकोर्ट आया करते थे, उनको राज्य का हाईकोर्ट बना दिया गया। यहां तक समझ में आया स्टोरी। अब 50 से आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 50 के आगे की बात, तो 50 के आगे की बात अगर हम बात करें, तो संविधान में हाईकोर्ट के लिए क्या प्रावधान किए गए, तो मैंने बता दिया कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के लिए प्रावधान किए गए, ठीक है। अब अनुच्छेद 214 क्या कहता है, राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 200 में कहता है कि भाई राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान दिया गया है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या सभी राज्यों में उच्च न्यायालय है? नहीं है। तो क्या इस तरह का भी प्रावधान है कि 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है? ऐसा प्रावधान है। शुरुआत में क्या था कि एक ही राज्य के एक ही उच्च न्यायालय था, लेकिन बाद में यह प्रावधान कर दिया गया भी एक से अधिक राज्य, ठीक है, या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों का एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। और यह संविधान में संशोधन कब किया गया? वेरी गुड, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1956 में। वेरी गुड, आ रहा है समझ में? संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1956 में। और यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी का एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ उच्च न्यायालय हमारे यहाँ जो 2 या 2 से अधिक हैं? ऐसे कुछ उच्च न्यायालय हैं? कौन कौन से हैं उनके नाम हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि फैक्ट प्री में इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। बताओ, तो ऐसे 7 उच्च न्यायालय हैं भारत में, 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों का एक उच्च न्यायालय है, ठीक है। इनमें से अगर हम राज्य की बात करें, तो राज्यों के लिए तो 3 ही है, राज्यों के लिए 3 ही है। बाकी राज्य प्लस संघ शासित क्षेत्र दोनों का मिलकर एक राज्य है। लेकिन एक से अधिक राज्य की अगर हम बात करें, तो सिर्फ कितने? देखो, इस तरह से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बन सकता है ना। तो ये हमें देखना है, केवल 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं
जो एक से अधिक राज्यों का है, ठीक है। और ऐसे उच्च न्यायालय जो मतलब एक से अधिक उच्च राज्यों का उच्च न्यायालय, संघ शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय, तो कितने? 7 हैं। आया समझ में? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले तीन उच्च न्यायालयों के बारे में बात कर लेते हैं कि तीन कौन कौन से हैं, बताओ। अब हम लोग इसको सीक्वेंस से देख लेते हैं थोड़ा सा। सीक्वेंस से मतलब समझ रहे हो ना, कि मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि मैप की अगर कोई बात आ जाती है, हमें कोई भौगोलिक स्थिति के बारे में देखना है, मतलब उसको मैप से हमें देखना है, तो सीक्वेंस से देखा करो, क्रम से देखा करो, कहाँ शुरुआत करें। तो भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से, पंजाब हाई कोर्ट से। तो जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, कौन कौन से राज्यों का है भाई? उसी में लिखा हुआ है, पंजाब का है, हरियाणा का है, तो एक से अधिक राज्य हो गए ना, यानी पंजाब राज्य भी आ गया और हरियाणा राज्य, दोनों का साझा रूप से एक ही उच्च न्यायालय संयुक्त रूप से, ठीक है। उसके अलावा इसमें कोई यूनियन टेरिटरी भी आती है क्या? संघ शासित क्षेत्र भी इसमें शामिल है क्या? बिल्कुल, चंडीगढ़ शामिल है, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा तो राज्य हो गए, चंडीगढ़ क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र, है ना। तो इन तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है। दूसरा, ये तो उत्तर की बात हमने की थी, अब उधर आ जाते हैं पूर्व में कोई ऐसा उच्च न्यायालय है, बताओ। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय किन किन राज्यों का है? गुवाहाटी किस राज्य में आता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वो 4 राज्यों का संयुक्त रूप से एक हाई कोर्ट है, ठीक है, जो कहाँ है? असम के गुवाहाटी में। आया समझ में? 4 राज्यों का संयुक्त रूप से। 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, ओके। तो इन चारों राज्यों का एक संयुक्त रूप से हाई कोर्ट है। क्योंकि आप देखोगे 2012 के बाद 2013 में इन तीनों के अलग से हाई कोर्ट बना दिए थे। कौन के? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों के अलग से हाई कोर्ट बना दिए थे। ये हो गया। तीसरा बताओ, 3 बोले थे ना मैंने। एक होता है बम्बई हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं? अरे पहले बम्बई जहां है उसे तो बताओ। महाराष्ट्र, गोवा, कोई केंद्र शासित प्रदेश भी आता है क्या इसमें? दादर, नागर, आप तो दमन दीव भी बोलेंगे हम, क्योंकि वो भी इसी में मिला दिया ना। ठीक है, जो बम्बई हाई कोर्ट है, ये बम्बई हाई कोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये भी संयुक्त रूप से 2 राज्य तो हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। 2 राज्य कौन कौन से हो गए? महाराष्ट्र और गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आ गया? दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। इनका संयुक्त रूप से साझा एक ही उच्च न्यायालय है, जो कहाँ है? मुंबई में, बम्बई में। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से। आप देख रहे होंगे कि इन हाईकोर्टों को आज भी पुराने नामों से जाना जाता है। मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, जबकि इनके शहरों के नाम बदल दिए गए हैं। मद्रास का चेन्नई है, बम्बई का मुंबई है, कलकत्ता का कोलकाता है। तो फिर इनको उन्हीं नामों से क्यों जाना जाता है? बॉयज, सिद्दीक, नहीं पता भाई?
उच्च न्यायालयों की अगर हम बात करें हाई कोर्ट के, तो उनके नामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बाकी शहर के नाम में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, इसलिए उच्च न्यायालय को तो आज भी उन्हीं नामों से जानते हैं, बाकी शहर का नाम परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 से अधिक हैं, चाहे वो एक राज्य हो, एक संघ शासित क्षेत्रों से मिला हो, या 2 राज्यों का बना हुआ हो। तो ये राज्यों का, एक से अधिक राज्यों का जो बना हुआ था, मैंने बता दिया कि 3 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन की, जो राज्य भी हैं और उसमें संघ शासित क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है, फिर वापस ऊपर ही आ जाओ, जम्मू कश्मीर में आ जाओ। जम्मू कश्मीर में भी है क्या उच्च न्यायालय? जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो किस किस का है? जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का संयुक्त रूप से एक ही हाई कोर्ट है। दोनों क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 5वां आ जाते हैं। पांचवा, केरल हाई कोर्ट का नाम सुना है? केरल हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं या केंद्र शासित प्रदेश? केरल जो हाई कोर्ट है वो केरल राज्य का भी और लक्षद्वीप का भी है। अब लक्षद्वीप क्या है? यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। तो एक राज्य हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, 6वां बात करते हैं। नहीं, कलकत्ता से पहले एक और रह गया, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट में कौन कौन आता है? किसका संयुक्त रूप से साझा एक हाई कोर्ट है ये? बताओ। अरे पहले जिस राज्य का उसका नाम तो बोलो। तमिलनाडु और पांडिचेरी या पुदुचेरी, शायद इसका भी तो नाम बदला है ना। ठीक है, पुदुचेरी का हो गया। अब पुदुचेरी क्या है? यूटी। 7वां क्या? कलकत्ता बोलो, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट किस किस का है? पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट जो किस किस का है? पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, तो इन दोनों का संयुक्त रूप से एक साझा हाई कोर्ट है, साझा करके एक हाई कोर्ट इन्होंने बनाया। तो ये 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो संयुक्त रूप से हैं, संयुक्त रूप से साझा एक हाई कोर्ट है। अब समझ में आया? तो इससे किसी भी तरह से कोई फैक्ट आएगा तो आप लोग बता दोगे ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो 2 यूटी का है, या ऐसे आ गया कि ऐसे कितने हाई कोर्ट है जो एक राज्य और एक यूटी का संयुक्त रूप से एक है, या ऐसे कितने हाई कोर्ट है जो एक से अधिक राज्यों का है। कैसे भी प्रश्न आता है तो आप लोग बता देना। ठीक है, आगे बढ़े। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी पढ़ा ना कि भाई संयुक्त रूप से साझा उच्च न्यायालय बनाए गए हैं। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय, तो 25वां उच्च न्यायालय कब बना और कौन सा है? 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तेलंगाना शायद। बताओ 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? पूछा जा सकता है ना, 25वां तो पूछा जा सकता है। वैसे सभी तो नहीं पूछेंगे, लेकिन 25वां तो पूछा जा सकता है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रिटिश काल में बन गए थे। कौन कौन से? पहले हाईकोर्ट की मैं बात करूं तो ब्रिटिश काल में बन गए थे, कौन कौन से थे? मद्रास, कलकत्ता और बंबई। ठीक है, जो पहले ही बन गए थे, फिर बाद में संविधान लागू होने के बाद तो देखो फिर व्यवस्था तो चली थी, मैंने बता ही दिया कि संविधान लागू होने के बाद तो वो प्राचीन काल से, मतलब संविधान लागू होने के बाद तो जो प्रांतों में
हाई कोर्ट थे उनको ही राज्यों का हाई कोर्ट बना दिया। ऐतिहासिक रूप से पूछे तो बता सकते हो, नहीं तो संविधान लागू होने के बाद तो फिर ये एक नई व्यवस्था से बना। उस समय वही जो भी व्यवस्था इनकी थी कोर्ट की, वो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थोड़ी थी, फिर तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चला। भारत का जो संविधान बना उसमें जो प्रावधान थे उसके अनुसार हाई कोर्ट ने काम करना शुरू किया। फिर उस समय ब्रिटिश कालीन रूल नहीं थे। ठीक है, 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, जो कहाँ है? अमरावती में। ठीक है, 25वां जो हाई कोर्ट बना है वो आंध्र प्रदेश में बना है, अमरावती में बना है। ठीक है, क्यों बना है? क्योंकि आपको पता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना एक अलग राज्य बना दिया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो पहले यहाँ हाई कोर्ट जो हुआ करता था आंध्र प्रदेश का कहाँ था? हैदराबाद में था ना, हैदराबाद में हाई कोर्ट था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना शहर कहाँ चला गया? सॉरी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद शहर कहाँ चला गया? तेलंगाना में चला गया। तो हाई कोर्ट भी जाहिर सी बात है वहीं चला गया होगा। तो वो तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश का अलग से हाई कोर्ट बना दिया अमरावती। 2019 में बना ये 25वां हाई कोर्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलिए ये बन गए हाई कोर्ट, हमने देख लिया कि बन गए। अब मुझे बताओ इनको बनाने की शक्ति किसके पास है? हाई कोर्ट बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ये शक्ति संसद के पास है। ठीक है, किसी भी राज्य में हाई कोर्ट का गठन करना है तो ये शक्ति संसद के पास है, वो किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय बना सकती है। उसके अलावा उसका क्षेत्र में भी विस्तार कर सकती है और कम भी कर सकती है। कैसे क्षेत्र में विस्तार से मतलब कि संयुक्त रूप से साझा एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, और आपने देखा होगा बनाया भी है, बनाए भी गए हैं। ठीक है, और कम भी कर सकते हैं। कम से मतलब कि लगता है कि जैसे मान के चलिए कि उन्हें लगे कि बंबई जो हाई कोर्ट है उसमें बर्डन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि वो गोवा को अलग कर दे, गोवा का अलग हाई कोर्ट बना दे। तो ऐसा संसद के पास पावर है कि वो अलग कर सकती है और संयुक्त रूप से साझा एक बना भी सकती है। ठीक है, और ये संयुक्त रूप से करने का अधिकार कब मिला? 7वां संविधान संशोधन 1956। आगे बढ़े। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं इसकी संरचना और नियुक्ति पर। अब उच्च न्यायालय बन गया, उच्च न्यायालय का हमने पूरा देख लिया। ठीक है, उच्च न्यायालय किसी उसमें बन गया तो उच्च न्यायालय में आते कौन है? हाँ, अच्छा, ये अभी मैंने जो बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त रूप से एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 231 में है ना, ध्यान रखना। हाँ, अनुच्छेद 231 में, अनुच्छेद भी लिखते चलना। पहला तो बता दिया कि अनुच्छेद 214 तो ये कहता है कि भाई प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ओके। ये अनुच्छेद 2014 कहता है। क्या हो गया, शब्द उल्टे पुल्टे निकल रहे हैं 214 कहता है ना, अनुच्छेद 214 कहता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि 2 या 2 से अधिक संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हो सकता है, संसद बना सकती है, तो ये संसद के लिए प्रावधान किया गया है, मतलब संसद को ये पावर दी गई किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 231, 231 के तहत। ओके, अब अनुच्छेद 217 क्या कहता है? अनुच्छेद 217 मैंने भी आप लोगों को बताया था कि भाई एक उच्च न्यायालय बना दिया। ठीक है, अब वो न्यायालय किसी भी हाई कोर्ट किसी भी राज्य का हो सकता है। अब उच्च न्यायालयों को चलाने के लिए वहां कौन होंगे? न्यायाधीश होंगे ना, या उच्च न्यायालय कोई संरचना तो होगी ना, जो जिम्मेदार व्यक्ति इसको चलाएंगे, संस्था को, संस्था तो बना दिया आपने, अरे उसको चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो वो चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? न्यायाधीश। तो अब उन न्यायाधीशों को कोई नियुक्ति भी करेगा,
उन न्यायाधीशों की कुछ योग्यताएं भी होगी, उन न्यायाधीशों को कोई शपथ भी दिलाएगा, उन न्यायाधीशों की कोई कार्यकाल भी फिक्स होगा, उन न्यायाधीशों का कोई काम भी होगा, उनके लिए कुछ स्वतंत्रताएं भी होगी। तो वो हम बात कर रहे हैं कि न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, उन्हें कौन हटा सकता है, उनके लिए क्या योग्यता है, उसके बारे में हम बात करें। तो इसमें जो अनुच्छेद 214 में क्या दिया हुआ है, न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया, यही है, कुछ और भी है इसमें, बताओ। न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति, हटाने की प्रक्रिया, या फिर इसी में कार्यकाल भी है, क्योंकि शपथ अलग से दी गई है। शपथ 2000 फिर से 2009 शपथ 219 में दी गई है, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं पहले ये बता देता हूँ, अनुच्छेद में मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि अनुच्छेद से फ्लो बिगड़ जाता है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं पहले आप लोगों को, या अनुच्छेद तो आप लोग देख भी सकते हो, अगर आप लक्ष्मीकांत निकालोगे तो पीछे आपको एक एक अनुच्छेद मिल जाएंगे, किस अनुच्छेद में क्या है। पहले मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो संविधान में ये प्रावधान हुआ है कि कोई भी किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय बनेगा तो उस न्यायालय का एक क्या होगा, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, क्या होगा, चीफ जस्टिस। यानी किसी भी राज्य का अगर उच्च न्यायालय का गठन किया गया तो उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा, ठीक है। अब वो उच्च न्यायालय चाहे दो या दो अधिक राज्य का हो या संघ शासित क्षेत्र का हो, लेकिन चीफ जस्टिस जो होगा वो एक ही होगा, ठीक है ना। एक अगर उच्च न्यायालय तो एक ही होगा, आया समझ में। ऐसा नहीं है कि तीन राज्यों का अगर संयुक्त रूप से है तो उनके तीन चीफ जस्टिस होंगे, नहीं, चीफ जस्टिस एक ही होगा, है ना। जैसे आप गुवाहाटी ले लो, आप बोलो कि गुवाहाटी में तो 4 राज्य आते हैं, तो ऐसे में आप कहो कि चार चीफ जस्टिस होना चाहिए, नहीं, वहाँ एक ही होगा ना, चीफ जस्टिस एक ही होगा। क्लियर हुआ। दूसरा, अगर हम बात करें कि चीफ जस्टिस तो होगा, लेकिन चीफ जस्टिस क्या अकेला पूरा काम कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना, तो उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश भी होना चाहिए, तो उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, ये संविधान में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। इनकी संख्या कितनी होगी ये कौन तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा। भाई उसे लगता है कि यहाँ इस हाईकोर्ट में इतने न्यायाधीशों की आवश्यकता है, इस हाईकोर्ट में इतने न्यायाधीशों की आवश्यकता है, इनके पास बर्डन ज़्यादा है, तो वहाँ उतनी संख्या में न्यायाधीश कर भेजे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है सबका क्षेत्र अलग अलग है, किसी के पास बर्डन कम है, किसी के पास बर्डन ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर 4 राज्यों का संयुक्त रूप से एक हाईकोर्ट बना रहे हैं तो उसके पास बर्डन ज़्यादा होगा, तो वहाँ उसकी आवश्यकता के अनुसार न्यायाधीश भेजे जाएंगे। कहीं हो सकता है कि उसका क्षेत्राधिकार कम है, वहाँ बर्डन कम है, तो वहाँ ज़्यादा भेजने की आवश्यकता नहीं। तो ये संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, ये राष्ट्रपति जी को ये शक्ति दे दी गई। अब राष्ट्रपति जी क्या अपने विवेक से कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, जाहिर सी बात है ना। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अब ठीक है, चलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करें। इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्ति कर देता है किसी की भी, तो किसको नियुक्त करेगा, उसकी कुछ योग्यताएं भी होगी ना, ठीक है।
चलिए, योग्यताएं होगी उसकी, क्या योग्यताएं होगी? वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक से मतलब उसके पास भारत की नागरिकता होना चाहिए, तभी तो भारत के नागरिक कहलाओगे ना। अगर भारत की नागरिकता नहीं तो भले आप भारत में ही हो तब भी नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो। उसके अलावा कोई भी भारत के किसी भी न्यायिक क्षेत्र में 10 साल उसको न्यायिक कार्य करने का अनुभव रहा हो। ठीक है, कोई न्यायिक कार्य उसने किया हो भारत किसी भी, अब न्यायिक क्षेत्र से मतलब न्यायालय। ठीक है, 10 साल का उसको अनुभव रहा हो न्यायिक कार्य करने का, या कोई भी हाई कोर्ट हो या कोई सा भी न्यायालय हो, उसमें उसको 10 साल अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो। अधिवक्ता मतलब वकील। ठीक है, एडवोकेट है ना। अधिवक्ता यानी एडवोकेट, यानी 10 साल एडवोकेट के रूप में उसने वकालत की, और एडवोकेट के रूप में उसने काम किया हो किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में या उच्च न्यायालय में। आया समझ में? तो ये 2 योग्यताएं होगी। लिखने की जरूरत है या फिर मैं बोल दूं? क्या लिखने की जरूरत है? आप लोग वैसे समझ जाओ। 3 योग्यताएं होगी। पहला तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा भारत के न्यायिक क्षेत्र में उसको न्यायिक कार्य करने का 10 साल का अनुभव हो। मतलब न्यायिक कार्य से मतलब समझ जाओ कि न्यायालय में काम करने का उसको अनुभव रहा हो। ठीक है, उसके अलावा 10 साल तक उसने एडवोकेट के रूप में काम किया हो किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में। ठीक है, या उच्च न्यायालय में। ठीक है, भारत के में। ऐसा नहीं कि आप अमेरिका के कोर्ट में काम करें और बोलो कि हमें न्यायाधीश बना दो ना। भारत की बात की जा रही है, क्योंकि अमेरिका में करके आओगे तो अमेरिका की नॉलेज रहेगी, भारत की कहाँ से नॉलेज आएगी? अब जाहिर सी बात है, इस जिम्मेदार पद पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको तो पूरी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। ये हो गई इसकी कुछ योग्यताएं। ठीक है, अब इन योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो क्या इतनी सी योग्यताएं जो दी गई है, इन योग्यताओं के आधार पर ही कोई नियुक्त हो जाएगा? जैसे मान के चलिए कि आप में से किसी का संबंध अच्छा है राष्ट्रपति जी से, ठीक है, और आप बोलो कि मेरे पास ये योग्यता है, मैंने वकील के तौर पर काम किया है, तो क्या आपको बना देंगे डायरेक्ट? तो अच्छा, तो मतलब राष्ट्रपति जी से कांटेक्ट होने के साथ साथ मंत्रिपरिषद से भी संपर्क होना चाहिए ना। क्योंकि राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्त करेंगे, तो मंत्रिपरिषद से भी अच्छा संपर्क होना चाहिए। और उतने में काम हो जाएगा? उतने में भी काम नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति जी जो नियुक्ति करते हैं वो अपने विवेक से नियुक्ति नहीं करते। राष्ट्रपति नियुक्ति करने के लिए अब किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे वो परामर्श लेते हैं। ठीक है, उनसे कंसल्ट करते हैं, उसके बाद ही नियुक्ति की जाती है। अब इतना ही नहीं, उसके बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी चर्चा की जाती है, उससे भी परामर्श लिया जाता है। उसके बाद किसी को उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। आगे समझ में? किन किन से परामर्श ली राष्ट्रपति ने? मंत्रिपरिषद की सलाह पर तो काम करेगा ही, ये तो संविधान में मेंशन है कि भाई मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। लेकिन हम न्यायाधीशों के संबंध में देख रहे हैं, यहाँ उन्होंने क्या किया कि भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी चर्चा की। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? या मैं जो बोल रहा हूं सही है? अरे कुछ तो बोलो। हाँ। भारत का उच्च न्यायालय मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश कहने से मतलब मेरा रहता है कि भाई भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। जाहिर सी बात है ना, न्यायपालिका में उससे बड़ी संस्था कोई नहीं है, वो सर्वोच्च है, इसीलिए उसका नाम सर्वोच्च है। भाई न्यायालय में सबसे बड़ा न्यायालय वो ही है, सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसने जजमेंट दे दिया, फिर उसके बाद कोई नहीं है सुनने वाला। ठीक है, अब वो जजमेंट सही देता है, भाई जिम्मेदार संस्था है। तो मेरा कहने का मतलब कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, उनसे परामर्श लिया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। उसके बाद अब उनसे परामर्श करने के बाद भी क्या होता है, आपने एक प्रणाली का नाम सुना होगा, कॉलेजियम प्रणाली, सुना है? तो कोई भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली से
कोलेजियम प्रणाली जिनकी सिफारिश करती है उन्हीं को ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना है, कोलेजियम प्रणाली जो होती है वो संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्या सिद्धि का प्रश्न है कि 2015 में इस प्रणाली को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, ये सिद्धि का प्रश्न है, चलिए उनका प्रश्न क्लियर कर देते हैं। देखो, संसद जब केंद्र आपको पढ़ाया जा रहा था, केंद्र की कार्यपालिका विधायिका, उस समय मुझे लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ा दिया गया था, पढ़ा दिया था ना। तो उस समय आपको कोलेजियम पढ़ाया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो क्या कैसे होती है, तो उस समय आपको कोलेजियम प्रणाली पढ़ाई थी। फिर भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पूरा कोलेजियम प्रणाली आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, कोलेजियम प्रणाली क्या होती है कि यह संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, पहली बात तो, और ना ही कार्यपालिका ने इसको कोई आदेश के तहत बनाया है और ना ही संसद ने इसको कोई विधि के तहत बनाया है। क्लियर हुआ भाई? संविधान में भी कोई प्रावधान नहीं है, कार्यपालिका ने भी कोई आदेश के तहत इसको नहीं बनाया कि कार्यपालिका के आदेश से बनाया जाए। ठीक है, और ना ही संसद ने कोई विधि बनाकर इसको बनाया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिर आप लोग कहेंगे तो फिर ये क्या है प्रणाली? तो कोलेजियम प्रणाली जो है ये कोर्ट का ही एक आदेश है, कोर्ट का ही एक आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश है। ठीक है, न्यायालय का ही एक आदेश है, न्यायालय ने इस प्रणाली को बनाया है। आया समझ में? अब आप बोलेंगे कि फिर इस प्रणाली में होता कौन है? शुरुआत से, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, इसके धीरे धीरे मतलब इसके केस इसको लेकर मामले सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अपना सुनाया था, उसी के आधार पर ये प्रणाली चलती आ रही है। ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे कि पहला केस, द्वितीय केस, तृतीय केस, है ना। तो उसमें पहले तो एक जज हुआ करता था, एक सीजीआई और वरिष्ठ जज, फिर धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ा दी गई, अब 4 कर दी गई, है ना, मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, अब वो जो, अब देखो आप इसमें न्यायालय के ही सदस्य है ना, अदर मेंबर नहीं है ना भाई। सीजीआई हो गया वो भी न्यायालय के ही हैं, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए वो भी न्यायालय के हैं, अन्य सदस्य नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो सिफारिश करते हैं, इस सिफारिश जिनकी इन्होंने सिफारिश करी, राष्ट्रपति उन्हीं को ही नियुक्त करते हैं। धीरे धीरे केस में इन्होंने मतलब व्याख्या करी इस कि भाई ये जो प्रणाली चलती आ रही है, जो सिस्टम चलता आ रहा है, इसका व्याख्या करी कि जो सिफारिश की जाएगी भी राष्ट्रपति के लिए वो हाँ होगी, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उसको मना कर दे, वो करेंगे, मतलब उनके लिए वो हाँ है। जो परामर्श हमसे किया जा रहा है, हमने जो बताया वो हाँ है, यूँ समझिए। ठीक है, ये कर दिया गया। तो अब इनका प्रश्न था कि 2015 में इस प्रणाली को अवैध कर दिया। नहीं, क्या हुआ था कि ये प्रणाली चलती आ रही थी, तो फिर इसमें संसद ने क्या किया, इसमें इंटरफेरेंस किया, संसद ने हस्तक्षेप किया। संसद 2015 में एक कानून लेकर आई जिसका नाम था, वेरी गुड, एनजेएससी, नेशनल जुडिशियल, 14 में आया था ना, मतलब वो 14-15 चलता है ना, ये समझिए कि उसमें लाया गया था, फिर वो लागू हुआ और उसको रद्द कर दिया, 15 में रद्द कर दिया था उसको। 14-15 आप लोग ये समझिए कि 14-15 ही उसका डेट है कि भाई उस 14 में उस समय लाया गया, 15 में कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, 14-15 में रद्द कर दिया उसको ना। अब मैंने कहा ना कि मैं अभी कॉलेजियम नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एग्जैक्ट याद नहीं है। कॉलेजियम आपको उसमें पढ़ा दिया होगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 14-15 ही है। ठीक है, 14 में लाया गया था, 15 में रद्द कर दिया था, ऐसे समझिए। क्या बता रहा था मैं? हाँ, एनजीएससी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। संसद ने एक अधिनियम लेकर आई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम। ठीक है, और उसके तहत उन्होंने प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, तो उस नियुक्ति के लिए एक आयोग होगा। अब वो आयोग जिसकी रिकमेंड करेगा, जिसकी सिफारिश करेगा, उन्हीं को ही राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक है, अब तक क्या चल रहा था, कोलेजियम प्रणाली चल रही थी कि भाई उसमें सीनियर जो जज होंगे और सीजीआई होंगे, वो जो कंसल्ट करेंगे, मतलब वो जो रिकमेंड करेंगे, सिफारिश करेंगे, तो उन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। लेकिन अब संसद ने इसमें इंटरफेरेंस कर दिया इनकी नियुक्ति को लेकर, और फिर उन्होंने जब प्रावधान किया था तो उसमें न्यायाधीश भी थे और हम कहें कि
विधि मंत्री भी उसमें थे। तो विधि मंत्री से मतलब क्या हुआ कि कार्यपालिका का भी उसमें हस्तक्षेप हो गया था। ठीक है, कार्यपालिका का सदस्य भी उसमें आ गए थे। अब तक हम देख रहे थे कि उसमें मेंबर कौन थे, सिर्फ जुडिशियली मेंबर थे ना, जुडिशियली मेंबर थे ना। अब एजुकेटिव मेंबर भी उसमें आ गए। ठीक है, तो ऐसे में उनका कहना था कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको असंवैधानिक कर दिया, बोले कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना पावर ऑफ सेपरेशन, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 50 क्या कहता है, क्या नहीं, प्रावधान क्या है, डीपीएस में है, लेकिन प्रावधान क्या है इसमें, शक्तियों का पृथक्करण, पावर ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो शक्तियों का पृथक्करण से मतलब कि वही संरचना जो मैं आपको बार बार बताता हूं ना कि सरकार के अभिन्न अंग या लोकतंत्र के स्तंभ। ठीक है, वो संरचना क्या है, जो संस्थाएं मैं बताता हूं कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो यहाँ वही बात की गई कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र है और एक दूसरे का अधिकार क्षेत्र में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसी को बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण, की सबकी अलग अलग शक्तियां हैं, वो एक दूसरे की शक्तियों को ओवरलूप नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ इन्होंने कहा कि अगर ये एनजीएससी आप बनाओगे तो ये हमारे शक्तियों में इंटरफेरेंस हो गया। तो इन्होंने, हाँ बिल्कुल, कॉलेजियम प्रणाली जो थी उसमें केवल जुडिशियल मेंबर थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये एक एक्ट लेकर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ये प्रावधान नहीं था, इसलिए फिर क्या हो गया, पार्लियामेंट एक एक्ट लेकर आई, जिस एक्ट का नाम यही था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। ठीक है, फिर बाद में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली बोलकर इसको रद्द कर दिया कि ये असंवैधानिक है। मैंने बता दिया संवैधानिक क्यों बताया, इनका कहना था भी ऐसा जुडिशियल एजुकेटिव मेंबर अगर आ जाएंगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक असंवैधानिक है। हमारी शक्तियों, हम आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, कहता है शक्तियों का पृथक्करण, सबकी अपने अपनी शक्तियां हैं, अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो उसमें अतिक्रमण हो जाएगा। तो ये मतलब उन्होंने बोलते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट ने और इसको एनजीएससी को रद्द कर दिया। ठीक है सिद्धि, अब क्लियर हुआ? तो ये हाँ बिल्कुल 99 वो आया, जाहिर सी बात 2015 में आया था, उस समय 99 वही था, क्योंकि उस समय हमने देखा भी था कि वो, फिर इसके बाद वो आया था तो बांग्लादेश को क्षेत्र हमने दिए थे बाद में। ठीक है, ओके, चलिए अब मैंने बताया ना मैं कॉलेजियम नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, न्यायालय पर आ जाते हैं। कॉलेजियम आपको सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा दिया है, या फिर किसी दिन में कॉलेजियम अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए कहाँ थे, अब वापस आ जाओ। ये समझ में आया, नए खिलाड़ी समझ में आया? हाँ, आप लोगों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा ना हो जाए कुछ समझ में नहीं आओ तो फिर आप लोग अर्थ का अनर्थ कर दो। क्योंकि जो मजे हुए खिलाड़ी होते हैं वो जल्दी पकड़ लेते हैं ना। मजे हुए खिलाड़ी से मतलब समझ पा रहे हो ना भाई, जो पहले से तैयारी कर रहा है उनको जल्दी समझ में आ जाता है, और जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं उसको थोड़ा हाँ लेट समझ में आता है, उसको पल्ले नहीं पड़ता है क्या हो रहा है ना। इसलिए जो नए खिलाड़ी हैं वही बता दिया करें ना, हम सबको साथ लेके चलना है। पहले से तो मैं आसान शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नियुक्ति की बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट के जो जज हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और मैंने बता दिया किसके द्वारा, सिफारिश किससे करेंगे, मतलब परामर्श किससे लेंगे, वो कंसल्ट किससे करेंगे, सीजीआई से। ठीक है, उसके अलावा संबंधित जिस राज्य में भेजा जाएगा उस राज्य के राज्यपाल से। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, मान के चलिए कि चार राज्यों का एक गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी, तो उसमें तो चार राज्यों का एक हाई कोर्ट है, तो फिर ऐसे में किस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे? क्या चारों से ही? बहुत सही, बिल्कुल। अगर वो चार राज्यों का एक हाई कोर्ट है तो चारों राज्यों के राज्यपालों से ही राष्ट्रपति जी को परामर्श लेना होगा, उसके बाद नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आया समझ में? तो ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल कितना होता है इनका? योग्यता हो गई, अब बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष।
शायद नहीं सही है, लेकिन आप लोग वो बता रहे हो ना कि 65 से 62 है, वो नहीं है, पहले 60 थी, 60 से 62 की है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। 15वां संविधान संशोधन है, कब हुआ है? 1973 में हुआ है ना। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ है? सॉरी, 1973 में, 1963 में हुआ है ना। पहले क्या था कि ये जो टाइम था ना, न्यायाधीशों के लिए कार्यकाल की बात करें तो इनकी जो रिटायरमेंट की, सेवानिवृत्ति की जो अवधि थी, ठीक है, रिटायरमेंट का जो ड्यूरेशन था वो कितना था? 60 ईयर, यानी कि 60 वर्ष था। लेकिन संविधान में संशोधन किया गया कब? 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1963 में। 15वां संविधान संशोधन हुआ 1963 में, और ये जो रिटायरमेंट की ड्यूरेशन थी, यानी सेवानिवृत्ति की जो अवधि थी, उसको 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है? 62 वर्ष, ध्यान रहेगा। ओके, अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखा इनकी न्यूनतम कितनी होगी? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बाकी लोगों के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी 5 वर्ष का कार्यकाल, या अन्य कोई भी आयोग हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष, कोई भी आयोग आप लोग पढ़ोगे तो संविधान में इनकी न्यूनतम आयु के लिए प्रावधान नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, अधिकतम के लिए प्रावधान है ना। अधिकतम कितना है? 62 वर्ष, रिटायरमेंट की जो भी ये सेवानिवृत्ति की अवधि होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं, ये सारा प्रावधान किस में था? 217 में। हाँ, शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद है, ये देख लेना। 219 में है, अनुच्छेद 219 में है शपथ के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 219 में। तो अभी हमने देखा कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जा रही है, तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। पक्का? सही बता रहे हो? बिल्कुल, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, और अगर राज्यपाल नहीं है तो क्या? राज्यपाल नहीं तो कौन नियुक्त करेगा? न्यायाधीशों को वरिष्ठ न्यायाधीश। देखिए, सिंपल सा है, अगर राज्यपाल राष्ट्रपति जी द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करी तो उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो इनको शपथ दिलवाएगा। ठीक है, लेकिन अगर राज्यपाल नहीं है तो वो क्या करेगा? वो जिन्हें अधिकृत कर देगा वो इनको शपथ दिलाएंगे। अब वो किसी को भी अधिकृत करें। ठीक है, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये किसमें? अनुच्छेद 219 में। समझ में आ रहा है ना? मैं अनुच्छेद ही बताते चल रहा हूँ। अनुच्छेद 214 हमने देख लिया कि राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 के बाद अनुच्छेद 17 पे आ गए थे। 17 में नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल हटाने की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 219 में शपथ दी गई है। अनुच्छेद 216 रह गया, उसमें क्या है? उसमें वही प्रावधान जो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी, अनुच्छेद 216 भी देख ले। वैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद आप लोग अलग से देख लेना, फिर ये फ्लो बिगड़ जाता है, फिर भी देख लो। अनुच्छेद 216 जो है उसमें वो मैंने अभी बताया था ना कि किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय है तो उसके जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी ये राष्ट्रपति के लिए छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति जी तय करेंगे। वो इसी अनुच्छेद में प्रावधान है, अनुच्छेद 216 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शपथ हो गई। एक और हमने पढ़ा था अनुच्छेद 217 में, क्या पढ़ा था? योग्यता, कार्यकाल, ये सब उसमें देख लिया था। कोई चीज छूट रही है उसमें? हाँ, वेरी गुड, मतलब आपका ध्यान है। हटाने की प्रक्रिया, वेरी गुड। किसने बताया? प्राची ने। चलिए, कोई तो है जो ध्यान से सुन रहा है। हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस, न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया या जजों को रिमूव करने की प्रोसेस। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ध्यान समझना। हटाने की प्रक्रिया देखो, किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय को हटाया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा तो उनके हटाने की प्रक्रिया
संसद में ही शुरू होती है, यानी कि हटाने की प्रक्रिया संसद में ही लाई जा सकती, ना कि विधानमंडल में। पहला पॉइंट क्लियर। किसी भी राज्य के हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनको अगर उनके पद से हटाना है तो हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो सिर्फ संसद में ही शुरू की जा सकती है, ठीक है, विधानमंडल में नहीं। आया समझ में? देखिए अब मान के चलिए संसद में लाई जाती है, तो संसद में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति जी क्यों भूल जाते हो भाई? अगर वो नाराज हो गए तो कुछ कोई भी कानून नहीं बनेगा। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। अब मान के चलिए जैसे मान के चलिए कि लोकसभा है, राज्यसभा है, इनमें कौन रहते हैं? इनके मेंबर रहते हैं, ठीक है। चलिए लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं, है ना, ठीक है, मान लेते हैं। अब ये लोकसभा के मेंबर हैं और ये राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी इनको हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकता है, प्रपोजल ला सकता है। मान के चलिए लोकसभा का ये मेंबर है, ये प्रस्ताव लेके आए कि हमें जो है किसको हटाना है? न्यायाधीश को हटाना है हमारे राज्य के हाई कोर्ट के, ठीक है। तो लोकसभा में अगर ये मेंबर प्रस्ताव लेके आएंगे तो इनके प्रस्ताव के साथ 100 सदस्य इनके समर्थन में होना चाहिए, या 100 सदस्यों को उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। है समझ में? चलिए अगर ये सदस्य लाएं कि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, मुझे भी हमारे राज्य है, उस राज्य का हाई कोर्ट है, तो उसके न्यायाधीश को हमें हटाना है, अगर ये प्रस्ताव लेकर आते हैं तो इनके प्रस्ताव के साथ 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। और किनके? जिस सदन के ये मेंबर हैं। आया समझ में? 50 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना चाहिए, यानी कि इनके समर्थन में 50 सदस्य होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है ना? आपको समझ में आया है ना? यानी कि अगर ये प्रक्रिया लोकसभा में शुरू होगी तो लोकसभा में कोई सदस्य प्रस्ताव लेकर आएगा तो उस सदस्य के प्रस्ताव में उसी सदन के सदस्यों के 100 सदस्यों के उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए, उसी सदन के, है ना। लोकसभा में ला रहा है तो लोकसभा के 100 सदस्य उसके साथ होना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में ला जा रहा है तो राज्यसभा में 50 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब मान के चले लोकसभा के सदस्य इस प्रस्ताव को लेकर आ गए, ये प्रस्ताव लेकर आ गए, तो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर, स्पीकर ही होता है ना। और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति, या जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा का सभापति, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी मतलब समझते हो ना क्या होता है? प्रेसिडिंग ऑफिसर या प्रेसिडिंग ऑफिसर, जो भी आप पढ़े। क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जो पीठ लगाकर बैठा होता है। बेटे तो आप लोग भी ऐसे ही हो कि सारे पीठासीन अधिकारी हो गया उसका हेड होता है। बताओ। पीठासीन अधिकारी मतलब कि जिस पीठ पे बैठा हुआ है वो उसका जिम्मेदार व्यक्ति है, ठीक है। वहाँ की सारी कार्यवाही संचालन करना ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसको अधिकृत कर दिया गया है उस कार्य के लिए। तो यहाँ के पीठासीन अधिकारी होते हैं स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये जो प्रस्ताव लेकर आएंगे, मान चलिए प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, ये एक्स मेंबर इस प्रस्ताव को लेकर आए और ये प्रस्ताव लेकर आए किसके पास? स्पीकर के पास, कि हमें इन एक्स न्यायाधीश को हटाना है, ठीक है, ये प्रस्ताव है। तो अब ये जो प्रस्ताव लेकर स्पीकर के पास आएंगे, स्पीकर चाहे तो इसे स्वीकार कर सकता है, स्पीकर चाहे तो इसे अस्वीकार कर सकता है। उसे लगा कि अरे आप बिना काम ले आए, ये प्रस्ताव वैसे ले आए, आप जरूरत ही नहीं थी इसको लाने की, तो उन्हें लगता है तो वो उसको अस्वीकृत कर देंगे। ठीक है, समझ में आया है ना। और अगर उन्हें लगता है कि
नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा विवाद बढ़ गया है, मतलब कुछ मामला ज़्यादा ही बढ़ गया है, नहीं वाकई मतलब लग रहा है कि इनके ऊपर दोष लगा है तो इनको हटाना चाहिए, तो वो स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये जो फैक्ट चल रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट जो चल रहे हैं, ये इन्हीं कॉन्सेप्टों से क्वेश्चन बनते हैं, पहले बता दूँ, तो एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब ये स्पीकर ने मान के चले स्वीकार कर लिया, स्पीकर का मतलब समझ में आ तो रहा है ना, स्पीकर मतलब बजाने वाला नहीं, डीजे बुराओ है ना, स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष साहब ने कर लिया इसको स्वीकृत। तो अब इनको स्वीकृत करने के बाद फिर क्या होता है, एक जांच समिति गठित होती है। एक जांच समिति गठित की जाती है। अब इस जांच समिति में कौन कौन मेंबर रहता है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर ये जांच समिति होती है, 3 सदस्यीय है, 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स इसमें होते हैं जांच समिति में। 3 सदस्यीय जांच समिति होती है। कौन कौन होता है इसमें, या तो इसमें रहेगा सीजेआई, अगर सीजेआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश। ध्यान से समझना भी, क्योंकि ये हटाने की प्रक्रिया और भी आप लोगों को कई आयोग पढ़ोगे तो वहाँ भी काम आएगी। वहाँ भी हटाने की प्रक्रिया में यही बोलेंगे कि जिस तरह से न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया है उसी तरह से इनको हटाने की प्रक्रिया है। पढ़ोगे ना, यूपीएससी पढ़ोगे उसमें जब आयोग पढ़ोगे तो देख लेना, इसलिए यही समझ लो। न्याय जांच समिति रहती है, उसमें 3 मेंबर होते हैं। पहला होता है या तो सीजीआई, सीजीआई मतलब समझ रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। या मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को भेज देंगे, ठीक है, अन्य न्यायाधीश। उसके अलावा एक कौन होगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश नहीं, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य है ना, ध्यान रखना, यही तो कंफ्यूज करते हैं, विशेषकर यूपीएससी में यही होता है, मुख्य न्यायाधीश की जगह न्यायाधीश कर देते हैं, न्यायाधीश की बस शब्दों का हेर फेर होता है उसमें, और वही कंफ्यूज करते हैं, जिसने अगर यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी, यूपीएससी में तो विशेष, एमपीपीएससी जरूर डायरेक्ट पहुँच लेती है, एमपीपीएससी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एक कौन होता है, प्रख्यात न्यायविद। प्रख्यात न्यायविद का मतलब समझ रहे हो, इसको कानून का जानकार हो ना, विधि विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो लॉ को लेकर। ठीक है, तो 3 सदस्यीय ये जांच समिति बनती है, ठीक है, जिसमें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई अदर जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक, किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है, या कोई प्रख्यात न्यायविद यानी कि लॉ स्पेशलिस्ट, यानी विधि का अच्छा जानकार, कानून का अच्छा जानकार, जो ठीक है उनकी सरकार गवर्नमेंट की नज़र में हो, तो उनको ये बना दिया जाता है जांच समिति। अब ये जांच समिति के पास ये प्रस्ताव आता है ना, कि स्पीकर भेजता है कि भाई मैंने ये प्रस्ताव आया था, ये सदस्य लेकर आए थे, मैंने इसको स्वीकार किया है, आप इस पर जांच करो। अगर ये जांच करते हैं और जांच करने के बाद इनको लगता है कि इनके ऊपर जो ये आरोप लगा है ये आरोप सही है, इनको लगता है कि आरोप सही है, तो फिर ये क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट को इनके पास भेजते हैं कि हाँ भाई ये आरोप सही है। फिर रिपोर्ट वापस फिर किसके पास भेजेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब जब ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के पास आएगी तो लोकसभा अध्यक्ष के पास आने के बाद फिर वो एक दिन फिक्स करेंगे, उस दिन फिर इसमें सदन में बहस होगी। बहस होने के बाद फिर ये जो प्रस्ताव है सदन में वापस सदन में आएगा, तो फिर सदन में इस पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तब वो हटेंगे। विशेष बहुमत का मतलब समझते हो भाई, विशेष बहुमत में 2-3 प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ जो प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। विशेष बहुमत में 2-3 प्रक्रिया होती है वैसे, लेकिन यहाँ जो विशेष बहुमत की बात की जा रही है, यहाँ देखो क्या होता है कि जैसे लोकसभा में लाया गया है, तो लोकसभा के जितने सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या है कुल, उसका आधे से अधिक तो उपस्थित होना चाहिए। आधे से मतलब 50+1 इतने तो उपस्थित होना चाहिए, और उपस्थित में भी 2/3 इसके समर्थन में मतदान होना चाहिए, 2/3 इनके फेवर में मतदान होना चाहिए। 2/3 उपस्थित सदस्यों का 2/3 इनके फेवर में, इनके समर्थन में मतदान होना चाहिए कि हाँ इनको हटाना है। ठीक है, अगर 2/3 इनके फेवर में समर्थन में, तो फिर ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। और ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा,
राज्यसभा में भी सेम यही प्रक्रिया होगी कि आधे से अधिक उपस्थित होना चाहिए। 50+1 राज्यसभा की जितनी संख्या है उसका आधे से अधिक यानी 50+1 प्रेजेंट होना चाहिए। और जब ये उस पर वोटिंग होगी तो वोटिंग के समय 2/3 मेंबर क्या होना चाहिए, इसके समर्थन में होना चाहिए कि हाँ इनको हटाना चाहिए, तब फिर राज्यसभा से पास हो जाएगा। पास होने के बाद फिर ये कहाँ जाएगा, फिर पास होने के बाद कहाँ आएगा, राष्ट्रपति के पास। जब ये राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति एक आदेश पारित करेंगे और आदेश पारित करने के बाद उसको हटा दिया। बहुत जटिल प्रक्रिया है ना, बहुत लंबी प्रक्रिया है ये, जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, इसलिए अभी तक किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। आया समझ? भारत के किसी भी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के लिए हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? बहुत जटिल प्रक्रिया है, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन वो जटिल है प्रक्रिया, ये तो समझ में आया, पर मुझे बता दो आप लोगों को समझ में आया? कुछ तो बोलो। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है इनका। भी आपने बता तो दिया कि लोकसभा में यह प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर राज्यसभा में हो तो सेम यही प्रक्रिया राज्यसभा में होगी। ठीक है, राज्यसभा में अगर ये मेंबर हैं राज्यसभा के, ये प्रस्ताव लेकर आए कि हमें इन एक्स न्यायाधीश हैं किसी भी उच्च न्यायालय के, ठीक है, इनको हमें हटाना है भी, ये अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, तो फिर ये प्रस्ताव लेके आएंगे। ये प्रस्ताव किसके पास लेके आएंगे? पीठासीन अधिकारी के पास, सभापति के पास। अब वो सभापति चाहे तो स्वीकृत कर दे, चाहे तो अस्वीकृत कर दे। ठीक है, स्वीकृत कर लिया तो फिर क्या होगी, वही जांच समिति बनेगी और जांच समिति में यही मेंबर रहेंगे। फिर ये रिपोर्ट वापस देंगे पीठासीन अधिकारी को और उन्हें लगेगा कि भाई ये रिपोर्ट में आई है कि हाँ इनके ऊपर जो आरोप लगा था वो सही है, तो फिर ये वही प्रक्रिया शुरू करेंगे राज्यसभा में। फिर राज्यसभा से प्रक्रिया शुरू होगी लोकसभा में, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति आदेश पारित करके उसको हटा देगा। और सेम वही प्रक्रिया रहेगी कि 2/3 बहुमत से। ये 2/3 वाला जो सिस्टम होता है ना, इसको विशेष बहुमत बोलते हैं। हालांकि विशेष बहुमत में और भी प्रक्रिया होती है। ठीक है, आया समझ में? संसद में कोई भी कानून जो होता है या प्रस्ताव पास होता है तो वो या तो विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब भी आधे से अधिक उसके फेवर में हो, वो साधारण बहुमत है। यानी कि जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उस कार्यवाही में, वोटिंग में, उसमें से आधे से अधिक उसके फेवर में आ जाएं। आधे से अधिक मतलब 50+1। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ देखो, यही तो दिक्कत होती ना, इतने आप लोग प्रेजेंट नहीं कर पाओगे ना। जैसे मान के चलिए कोई पूर्ण बहुमत में सरकार है, भाई वो तो बुला लेगी अपना जो वो क्या जारी किया जाता है, वो दल बदल में हम पढ़ते हैं ना कि उसका उल्लंघन कर दे तो अयोग्य कर दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? अरे नहीं, चले दिमाग से निकल गया मेरे। विप, हाँ विप जारी किया जाता है ना पार्टी के द्वारा। भाई विप जारी कर दिया तो फिर वो सब सदस्यों को आना पड़ता है। उसका उल्लंघन अगर किसी ने कर दिया तो फिर वो दल बदल के तहत उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसलिए अगर पूर्ण बहुमत में तो सबको आना पड़ता है, मजबूरी वश आना पड़ता है। लेकिन पूर्ण बहुमत में नहीं है, गठबंधन करके बनाया गया हो तो लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत पेचीदा हो जाता है। ठीक है, और उतना फेवर में लाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो। क्या? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो हटा सकते हैं ना नियुक्त कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते डायरेक्ट राष्ट्रपति, है ना, उनके विवेक पर ये पावर नहीं है। ठीक है, ये महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया है ना। ठीक है, ये प्रक्रिया जो इसे हम बोलते हैं ना, इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया। लेकिन हम महाभियोग प्रक्रिया क्यों नहीं बोलते? क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए लाई जाती है, उनके अलावा किसी को भी हटाने के लिए नहीं लाई जाती। आया समझ में? महाभियोग जो प्रक्रिया है वो सिर्फ राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए ही लाई जाती है, उनके अलावा किसी को भी नहीं। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया है, क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत जटिल है, वो भी इसी की तरह जटिल है। आप लोगों ने शायद राष्ट्रपति पढ़े होंगे तो उस समय पढ़ा होगा, तो वो भी बहुत जटिल प्रक्रिया है। लेकिन वो उसको महाभियोग इसलिए नहीं बोलते कि महाभियोग सिर्फ उसी को ही बोला जाता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उसकी जैसी प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक है सिद्धि,
चलिए आगे बढ़े। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी न्यायाधीश को हटाया जाता है तो उसको दो ही आधार पर हटाया जाता है। ये संविधान में प्रावधान है। किस किस आधार पर? साबित कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर, और अरे नहीं, अक्षमता, डिसेबिलिटी। ठीक है, अब मिसबिहेवियर में वो आ जाता है जो आप बोल रहे हो, भाई उसके लगेगा उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है तो वो कहाँ संविधान का पालन करेगा। तो वो आपका पॉइंट उसी में आ गया है ना। अब जिसका दिमाग ठिकाने पे नहीं तो वो कहाँ से करेगा, वही मिसबिहेवियर होता है। मिसबिहेवियर क्या होता है? सही बिहेव नहीं करना, वही तो मिसबिहेवियर है ना। तो ये जो साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर, अक्षमता मतलब कि मान के चलिए कि वो उसको पैरालिसिस हो गया, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, बॉडी भी काम नहीं कर रही, तो वो तो अक्षम हो गया ना काम करने के लिए, शारीरिक या मानसिक रूप से, तो वो अक्षमता हो गई। क्या? हाँ 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 हाँ, अरे वो तो मान्य रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, वो जजमेंट मान्य रहेगा। इसीलिए तो कई बार एक्टिंग चेयरपर्सन, कार्यवाहक कोई व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है तो वो जो निर्णय लेता है वो आगे भी मान्य रहता है ना, बिल्कुल रहता है। वैसा थोड़ी उनको हटा दिया तो वो आदेश निरस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना, जजमेंट रहते हैं। इसीलिए तो वो रिकॉर्ड न्यायालय में रखे जाते हैं, फिर अभिलेख न्यायालय में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हटाने की प्रक्रिया होगी। अब हटाने की प्रक्रिया के बाद क्या आएगा? हाँ, सही बात है, वेतन तो देना पड़ेगा उनको। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, अगर इनकी इच्छा नहीं है कि मैं न्यायाधीश बनकर काम करूं तो फिर अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? राष्ट्रपति को। हाँ, तो ये फैक्ट है एक, ये भी ध्यान रख लेना। अगर इनकी खुद की इच्छा नहीं, इनको हटाने की जरूरत नहीं, इनका मन नहीं है कि मुझे काम करना है, ठीक है, न्यायाधीश रहकर ये हटना चाहते हैं उस पद से, स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, रेजिग्नेशन। ओके, चलिए, और तो कुछ है नहीं। थोड़ा सा इनकी स्वतंत्रताओं के बारे में आता है, थोड़ा स्वतंत्रताओं के बारे में आता है ना, वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। शायद अभी न्यायिक क्षेत्र रह गया है। चलिए पहले स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मतलब जो उच्च न्यायालय होता है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर अपना काम कर सके, इसलिए इसके लिए कुछ स्वतंत्रताएं होती है। स्वतंत्र होकर कार्य कर सके, इसके लिए कुछ उपबंध दिए गए हैं, वो थोड़े से उपबंध हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट निष्पक्ष होकर, यानी किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, बायस्ड ना हो जाए, निष्पक्ष होकर काम कर सकें और फ्री रहकर काम कर सके, स्वतंत्र होकर। तो उसके लिए कुछ उपबंध किए गए हैं, वो उपबंध हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कई बार अगर प्री में ना हो तो मेंस में इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि तो मेंस का भी टॉपिक है, तो आप लोग बता सकते हो। चलिए, ये तो आप लोग ही बताते चलो एक एक करके जल्दी जल्दी। क्या अभी आपने जितना पढ़ा उसी में से पूरे पॉइंट हमें निकालने हैं कि क्या क्या उपबंध है, जिसमें उन उपबंधों से लगता है कि जो है न्यायपालिका को थोड़ी स्वतंत्रता है ना, तो फ्री होकर काम कर सकें। बताओ, अरे जल्दी करो। पहला हो गया नियुक्ति। नियुक्ति को लेकर कैसे कि आप देखोगे, अभी मैंने बताया कि इनकी नियुक्ति की जाती है, तो इनकी नियुक्ति देखना, उसमें पॉलिटिकली कोई इंटरफेरेंस होता है नहीं, है ना। एनजेएससी में था, उसको इसी कारण अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन अब जो नियुक्ति हो रही है उसमें देखो आप, किसी भी मेंबर, कोई भी जज बनाया जा रहा है किसी भी हाई कोर्ट का, तो आप देखो उसमें सीजीआई से परामर्श लिया जा रहा है, और वो जो परामर्श देते हैं वो कोलिजियम प्रणाली के तहत होता है, उनसे डिस्कस करके, उसमें भी जज ही होते हैं।
है ना, यानी पूरे मेंबर जुडिशियली मेंबर है, तो वो जिसको अपॉइंट कर मतलब जिसके रिकमेंड कर रहे हैं उसी को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है और कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो इनको नियुक्ति को लेकर भी स्वतंत्रताएं होती है कि भाई अच्छा मेंबर आए। अब देखो जज कर रहे हैं तो जज भाई उनकी नज़र में जो अच्छा जानकार होगा उसी को देंगे ना, अयोग्यताएं भी उसमें दी हुई है, ठीक है। तो वो नियुक्ति को लेकर स्वतंत्र होती है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। ये हो गया। दूसरा, निश्चित कार्यकाल। निश्चित कार्यकाल से मतलब भी देखो हमने देखा है कि इनकी रिटायरमेंट की अवधि होती है, सेवानिवृत्ति की अवधि फिक्स रहती है कि 62 वर्ष इनकी आयु हो जाएगी, एज हो जाएगी, तब ये रिटायर होंगे। क्या उससे पहले जो है इनको हटाया जाएगा? उससे पहले इनको हटा सकते हैं, भाई बताया तो मैंने, उससे पहले इनको हटा सकते हैं, संसद में प्रक्रिया लाई सकती है। लेकिन वो हटाने की प्रक्रिया कितनी जटिल है, हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसलिए इनको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। अब जब इनको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता तो अच्छे से काम पर फ्री होकर काम कर पाएंगे। हम देखते हैं कई बार कि आप देखो प्रशासनिक मशीनरी में हम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, तो जो जूनियर कोई भी कर्मचारी अधिकारी होता है तो उसको हमेशा एक ही चीज़ का डर रहता है कि मैं अच्छे से काम नहीं करूँगा तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा, रहता है ना, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है, उनको बर्खास्त नहीं कर सकते क्योंकि उनको बर्खास्त करने के लिए या उनको रिमूव करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया है, इतनी आसानी से नहीं कि किसी ने दे दिया कि तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। तो उनको फ्री होकर काम करते, उनको इस प्रकार का डर नहीं होता। आया समझ में? इसलिए उनका कार्यकाल निश्चित होता है, उनको किसी प्रकार का डर नहीं होता, फ्री होकर काम कर पाए। इसलिए तो इसको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है ताकि निष्पक्ष होकर काम करें और स्वतंत्र होकर। अब निष्पक्ष होकर कैसे? जाहिर सी बात है सीनियर ऑफिसर का प्रेशर इसके पास नहीं रहेगा तो निष्पक्ष होकर काम कर पाएगा, नहीं तो कई बार सीनियर ऑफिसर का प्रेशर होता है तो निष्पक्ष काम नहीं कर पाते। आगे समझ में? दूसरा, वेतन भत्ते। अच्छा, मैंने वेतन भत्ते का नहीं बताया कि आप लोगों को कुछ भी। देखो इनका वेतन भत्ते की अगर हम बात करें तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, सॉरी भारत की संचित निधि से दिया जाता है ना, गलत बोल दिया मैंने, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की संचित निधि पर इनका जो वेतन और भत्ते हैं उस पर भारित होता है। भारित से मतलब वहां से इनकी सैलरी मिलती है। चलिए अभी बताऊंगा भारित का मतलब। देखो वेतन एवं भत्ते, अब वेतन एवं भत्ते भी इनके निश्चित होते हैं। कैसे? देखो बताऊं मैं, अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि इनके लिए जो वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है, संचित निधि पर भारित होता है। आप देखो किसी बुक्स में आप पढ़ोगे इस तरह से लिखा होता है कि भारत की संचित निधि पर भारित हो व्यय, ऐसे लिखा होता है ना। तो उस भारित का मतलब क्या होता है? डिपेंड, वो तो सबको दिया जाता है। भारित का मतलब क्या है? चलिए बताता हूं। देखो क्या होता है कि इनके वेतन और भत्ते को लेकर भी कैसे इनको स्वतंत्रता है या फिर मतलब एक निश्चित है, कोई उसका कोई डर इनको नहीं रहता। बताओ क्या होता है कि कोई भी सुप्रीम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, उसे नियुक्त कर दिया गया, तो जिस दिन उसको नियुक्त किया गया था उससे लेकर जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब उसकी सैलरी जो फिक्स की गई थी, उसके लिए वेतन भत्ते जो फिक्स की गए थे वही रहेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है, समझ में? तो उसकी सैलरी में कोई कटौती नहीं की जा सकती जिस दिन उसको नियुक्त कर दिया। उससे पहले हो सकती है, बाद में हो सकती है, लेकिन उसके में नहीं होगी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाएगा, तब तक वो फिक्स रहेगी। आया समझ में? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये इसको लेकर निश्चितता क्यों बनी है? क्योंकि हम देखते हैं अदर, हम वापस एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाओ, वहां क्या होता है कई बार हम देखते हैं ना कि कोई कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता तो सीनियर ऑफिसर उसकी वेतन काट लेता है। सुना होगा आपने कि मेरे 1 महीने की तनख्वाह काट लिया, 2 महीने की तनख्वाह काट ली, भाई इसको 2 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा होता है ना। तो ऐसा डर इनको नहीं रहता। अब उनको डर रहता है, फिर वो डर बना रहता है कि अरे मेरी सैलरी ना कट जाए, तो वो सीनियर ऑफिसर बोलेगा कि तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तेरी सैलरी काट दूंगा। ऐसा होता है ना, भाई तेरा वेतन कट जाएगा, अच्छे से काम कर, या फिर कई बार जबरदस्ती करवा दे कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ तुझे करना पड़ेगा, नहीं तेरी वेतन काट लूंगा मैं। ऐसा हो जाता है ना, ऐसा इनको डर नहीं है, ठीक है। इनका वेतन जो है उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। दूसरा, वेतन एवं भत्ते में दूसरा मैंने बताया था कि इनका भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ भारित होने का मतलब होता है कि इनको जो राज्य की, फिर मैं राज्य बोल रहा हूँ,
भारत की संचित निधि से जो इनको वेतन भत्ता दिया जाता है ना, उसको लेकर संसद में कोई बहस नहीं होती। आया समझ में? संसद में वोटिंग बहस कुछ नहीं होता, उनको डायरेक्ट मिलता है। आया समझ में? इसलिए भारित व्यय लिखा जाता है, ताकि उस पर कोई वोटिंग बहस ना हो। क्योंकि किसी को ही पैसा देना है, बजट तैयार होता है, सब कुछ तैयार होता है ना गवर्नमेंट का, तो फिर उस पर डिस्कस होता है कितना क्या दिया। वो सब इन पर नहीं होता, जिनका भारित होता है उस पर कोई डिस्कस नहीं होता। हाँ, वेतन भत्ते इनकी संसद निर्धारित करती है। ठीक, हाँ, आपातकालीन दौरान काटा जा सकता है। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो आर्टिकल 360 के तहत, तो वेतन काटा जा सकता है। ठीक है, आया समझ में? ये ऐसे ही फैक्ट हैं जो आते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ तो वेतन काटा जा सकता है। ठीक है, और इनका वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है? स्वतंत्रता इनको, ताकि ये फ्री होकर काम कर सकें। अवमानना की शक्ति भी इसके